ये बात 2015 की है, जब मैं एरिज़ोना में हाइकिंग पर गया था। रास्ता पहले थोड़े डेजर्ट से होकर जाता था, फिर एक मध्यम साइज का पहाड़ आता था, जो ऊपर जाकर कैनियन जैसे वॉक थ्रू में बदल जाता था। मैं अक्सर 8 से 10 घंटे की हाइकिंग अकेले करता था, ताकि माइंड क्लियर रहे और रोजमर्रा की टेंशन से दूर रह सकूं। ये ट्रेल ज्यादा मशहूर नहीं था, क्योंकि पास में कोई पार्किंग नहीं थी और ट्रेल हेड भी मोटे बुशेस के पीछे छुपा हुआ था और पथ फीका और फीका दिखता था। मुझे वैसे भी हाई ट्रैफिक ट्रेल्स पसंद नहीं थे, जहां बार बार लोग टकरा जाते हैं, तो ये जगह परफेक्ट लगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, पेड़ और ज्यादा सूखे और बेजान दिखने लगे। कई पेड़ गिरे हुए थे और ब्रांचेस टूटकर रास्ते पर बिखरी थीं। साफ लग रहा था कि इस ट्रेल का सालों से ध्यान नहीं रखा गया है। आगे बढ़ते हुए रास्ता डेंस बुशेस से होकर निकलने लगा, लेकिन पाथ इतना साफ था कि पता था मैं सही ट्रेल पर हूं। तभी अचानक मुझे एक डिस्टिंक्ट आवाज सुनाई दी, सीटी बजाने जैसी। ये पहाड़ के ऊपर से आ रही थी। हल्की थी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। कुछ नोट्स के बाद अचानक बंद हो गई। उस वक्त मुझे थोड़ा डर और अजीब लगा, लेकिन सोचा शायद कोई और इंसान ट्रेल पर है। करीब 20 मिनट बाद फिर वही मेलोडिक सीटी सुनाई दी, लेकिन इस बार और तेज और काफी पास से। अब मैं और भी अनईजी फील करने लगा, लेकिन सिर्फ किसी के सीटी बजाने से ट्रेल छोड़ना बेवकूफी लग रही थी। मैं 1/4 मील और आगे बढ़ा, लेकिन प्रिकॉशन के लिए पॉकेट नाइफ हाथ में पकड़ लिया। तभी देखा रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था और उसकी कांटेदार ब्रांचेस ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था। उसे पार करना मुश्किल था, इसीलिए मुझे उसके चारों तरफ से घूमकर जाना पड़ा। मैं दाईं तरफ मुड़ा और कुछ कदम ही चला था कि मुझे एक छोटा सा घाटी जैसा हिस्सा दिखा। शायद कभी यहाँ से कोई नदी बहती थी, मगर बीच में बड़े बड़े डंडों से बना एक छोटा सा ठिकाना, डेन बना हुआ था। उसकी बनावट देखकर ही समझ गया कि यह इंसान द्वारा बनाया गया है। मैं उस सीटी और उस ठिकाने को जोड़ने लगा और सोचा शायद कोई यहाँ रहता हो। पूरा माहौल अजीब लगने लगा और मैंने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। मगर जैसे ही मैं घाटी से निकलने को मुड़ा, वही सीटी की आवाज मेरे बिल्कुल पीछे से आई। डर के मारे मेरा दिल रुक सा गया और मैंने तुरंत पीछे की ओर देखा। मेरी हैरानी की हद नहीं रही जब मैंने देखा कि घाटी के पीछे एक बकरा खड़ा था, बिल्कुल उसी जगह जहां से सीटी की आवाज आई थी। उसकी आंखें जैसे मुझे घूर रही थीं और वह बिल्कुल हिला नहीं। ऊपर से उसका आकार भी इस इलाके के बाकी बकरों से कहीं ज्यादा बड़ा था। उस समय मैं दिमाग से बिल्कुल हिल चुका था, हालात समझ ही नहीं पा रहा था। कुछ सेकंड में खुद को संभालते हुए मैंने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, नजरें उसी पर टिकाए रखीं। लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम पीछे लिया, उसने अपना मुंह हल्का सा और बहुत ही अजीब तरीके से खोला और फिर वही सीटी बजाई जो मैं कई बार सुन चुका था। डर ने पूरी तरह मुझ पर कब्जा कर लिया और मैं पहाड़ से नीचे भागा। कई बार पेड़ों और पत्थरों पर गिरा और जैसे ही ट्रेल के बाहर पहुंचा, एक बार फिर वही सीटी पहाड़ से हल्की सी गूंजती हुई आई। मैंने कभी यह घटना किसी को नहीं बताई, क्योंकि लगा कोई यकीन नहीं करेगा और मैं सिर्फ डरपोक लगूंगा। लेकिन हाल ही में जब मैंने स्किनवॉकर के बारे में पढ़ा तो समझ आया कि शायद वही इस अजीब मुठभेड़ की एकमात्र वजह हो सकती है। मेरी फैमिली हर साल अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ विस्कॉन्सिन में कैंपिंग करने जाती थी और हर साल मेरे डैड और उनके बेस्ट फ्रेंड बिली मुझे, मेरी बहन को और बाकी बच्चों को ले जाते थे, जिसको वो लोग स्नाइप हंट कहते थे। अगर तुम जानते हो तो स्नाइप हंट असल में एक प्रैंक होता है। स्नाइप नाम का कोई जीव असल में होता ही नहीं, बस मेरे डैड और उनके फ्रेंड के बच्चों को मजे में उलझाने की एक ट्रिक थी। वो हमें बताते थे कि स्नाइप एक बहुत ही आक्रामक चिड़िया जैसे जीव होते हैं जो आमतौर पर पेड़ों में छुपे रहते हैं और रात में ही बाहर आते हैं। हम बच्चे थे तो इन बातों को सच मान लेते थे। हर साल मेरी बहन और मैं बहुत एक्साइटेड होते थे कि इस बार हमें स्नाइप जरूर दिखेगा। इस बार भी कोई फर्क नहीं था।
ट्रिप के दूसरे दिन सब फैमिली सेट हो चुकी थी और मेरे डैड और बिली ने अपना मिशन शुरू किया। उन्होंने बच्चों को बताया कि आज रात हम स्नाइप पकड़ने की कोशिश करेंगे और उन्होंने कसम खाई कि पिछली रात उन्होंने आरवी के बाहर स्नाइप की आवाज सुनी थी। जो भी आना चाहे आ सकता है। अब सब बच्चे बहुत एक्साइटेड और थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन मैं और मेरी बहन पूरी तरह तैयार थे। हम पूरे दिन बेसब्र थे। आखिरकार सूरज ढलने लगा और मेरे डैड ने सब बच्चों को इकट्ठा किया। कुछ बच्चे हाथ में डंडे लेकर आए थे, कोई प्रोटेक्शन के लिए और कोई लड़ाई के लिए, और एक बच्चे ने तो लकड़ी की तलवार भी लाई थी। मेरे डैड ने कहा कि बिली पहले ही आगे एरिया स्काउट करने गया है। हम सब जंगल की ओर चलने लगे। 10 मिनट चलते चलते हमें पेड़ों में सरसराहट सुनाई दी। हम सब ऊपर देखते हैं और अचानक बिली लाल रंग में लिपटा कूद कर बाहर आता है और चिल्लाता है कि स्नाइप ने उस पर अटैक किया। सारे बच्चे चिल्लाते हुए भागने लगे। मैं भी 8 साल का था और मुझे भी नहीं पता था कि ये मजाक है, तो मैं भी भागने लगा। मुझे नहीं पता था किस दिशा में जा रहा हूँ, बस भागता गया और एक ऐसे पेड़ तक पहुंचा जिसमें एक बड़ा सा झाड़ी जैसा हिस्सा था जिसमें मैं छुप सकता था। मैं कोशिश कर रहा था कि न रोऊं और न ही आवाज करूं। कुछ मिनट तक कुछ नहीं सुना। फिर मैंने झाड़ियों से झांक कर देखा और तभी मैंने उसे देखा। एक ऐसा जीव जो कुत्ते जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी टांगें असामान्य रूप से लंबी और पतली थीं और उसका सिर बुरी तरह मरोड़ा हुआ लग रहा था। उसका शरीर अजीब तरह से बिगड़ा हुआ था और मुझे याद है उसके अजीब शरीर पर इधर उधर बस बालों के टुकड़े ही थे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये क्या है। वो धीरे धीरे चल रहा था और काफी दूरी पर होने के बावजूद मुझे उसकी हल्की हल्की कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं इस चीज को देखकर जैसे सम्मोहित हो गया था। सच कहूं तो मैं उसे देखना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी नजरें भी उससे हट नहीं रही थीं। जितना मैं उसे देखता जा रहा था, उतना ही मेरे अंदर अजीब सा डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सालों बाद भी मैं उसी एहसास को बस डर ही कह पाता हूं। मैं इतना छोटा था कि शायद उन भावनाओं को पूरी तरह समझ भी नहीं पाता। मुझे बस इतना याद है कि मैं जैसे ट्रांस में चला गया था। तभी अचानक मैंने अपना नाम पुकारने की आवाज और पत्तों टहनियों के टूटने की आवाज सुनी। जिस जीव को मैं देख रहा था वो वहीं रुक गया और मेरी आंखों में सीधे देखता रहा। तभी मेरे पापा आए, मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठा लिया और डांटने लगे कि मैं इतना दूर क्यों भाग आया। ये सब बस मजाक था और उन्हें अफसोस है। उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बस उसी जीव के बारे में सोच रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि क्या वो अभी भी वहीं है, लेकिन वो गायब हो चुका था। मैंने उसे भागते हुए भी नहीं सुना। जब हम कैंप लौट रहे थे तो मैंने पापा को बताया कि मैंने क्या देखा और मुझे लगा ये शायद स्नाइप था। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता और उसी साल मुझे पता चला कि स्नाइप असली में होते ही नहीं। पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ नहीं आता मैंने उस रात क्या देखा था। सालों तक मैंने खुद को समझाया कि ये बस कोई बड़ा कोयोट होगा, लेकिन अंदर से कहीं पता था कि ये कुछ और ही था। मुझे नहीं पता क्यों। जब तक मैंने स्किनवॉकर के बारे में नहीं पढ़ा, तब तक मेरे दिमाग ने इसे उसी से जोड़ना शुरू नहीं किया। आज तक मेरे पास उस रात की कोई ठोस व्याख्या नहीं है। मैं बहुत छोटा था, तो हो सकता है कुछ और ही रहा हो। लेकिन आज भी जब मैं कभी बाइक राइड या जंगल में हाइकिंग करता हूं, तो कभी कभी आंख के कोने से मुझे वही चीज फिर दिख जाती है, जैसे वो अभी भी मुझे देख रही हो। मैं लगभग 10 साल तक कनाडा के एक जंगल के बीच बने केबिन में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा। ये जिंदगी हमें बहुत पसंद थी, शांति और सुकून से भरी। हमारा केबिन इतना अलग थलग था कि वहां तक जाने के लिए कोई सड़क भी नहीं थी। हालांकि कुछ और परिवार भी मीलों दूर अपने अपने केबिन में रहते थे। वक्त के साथ हमारे केबिन्स के बीच हल्की सी पगडंडियां बन गई थीं, क्योंकि हम लोग अक्सर सामान का लेन देन करते या एक दूसरे के साथ डिनर करते। हमारे पास एक छोटा सा खेत था जिसमें सब्जियां उगती
और अलग अलग तरह के जानवर भी थे। सालों तक सब कुछ अच्छा और शांत चलता रहा, लेकिन अचानक सब बदल गया। एक रात मैं देर तक लिविंग रूम में बैठकर किताब पढ़ रहा था, जैसा मैं अक्सर करता था। तभी बाहर से मवेशियों की अजीब सी हलचल सुनाई दी। रात के इस वक्त उनका यूं भागना असामान्य था। मैं खिड़की की ओर गया और पर्दा हटाया। मवेशी मैदान के बाएं कोने में इकट्ठा होकर तेजी से किसी चीज से बचते हुए भाग रहे थे। मेरी नजर दाएं तरफ गई। वहां अंधेरा था, लेकिन धीरे धीरे आंखें एडजस्ट हुई तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा हिरण आधा पेड़ के पीछे छिपा हुआ हमारे घर की तरफ मुंह के खड़ा था। वो बिल्कुल स्थिर था, बिल्कुल नहीं हिल रहा था, बस मेरी दिशा में देख रहा था। मुझे नहीं पता था वो सच में मुझे ही घूर रहा है या नहीं, लेकिन उसकी नजर ने मेरे भीतर अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। मुझे समझ नहीं आया कि मवेशी किसी हिरण से क्यों भागेंगे, और चूंकि वो खतरनाक नहीं लग रहा था, मैंने पर्दा बंद किया और वापस पढ़ने बैठ गया। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए। फिर एक रात मेरी पत्नी ने मुझे नींद से जगाया। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने कहा, चुप रहो और सुनो। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो काफी देर से जाग रही हो। मैंने कान लगाए तो बहुत धीमे धीमे कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हमारे केबिन के चारों तरफ धीरे धीरे घूम रहा हो और हाथ में पकड़ी किसी लकड़ी को दीवार से घसीट रहा हो। ये आवाज केबिन के पूरे चक्कर के साथ घूमती रही और फिर अचानक बिल्कुल बंद हो गई। मैं तुरंत उठा और बच्चों के कमरे में गया ताकि यकीन कर सकूं कि वे ठीक हैं। फिर मैंने अपनी शिकारी राइफल उठाई और घर की हर खिड़की से बाहर झांकने लगा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन आखिरी खिड़की, हमारे बेडरूम की खिड़की पर जाकर मेरा दिल जैसे थम गया। वहां वही हिरण अंधेरे जंगल में खड़ा था, हमारी तरफ घूरते हुए, बिल्कुल स्थिर। मैंने इससे पहले कभी किसी जानवर को ऐसा बर्ताव करते नहीं देखा था। न ही उस अजीब सी आवाज का कोई मतलब समझ आ रहा था जो रात भर केबिन के चारों ओर सुनाई देती रही। एक गहरा अंधेरा सा एहसास मेरे ऊपर छा गया और मैंने पर्दा बंद कर दिया। मुझे नहीं पता था ये सब क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैं बेचैन और परेशान होने लगा। मैं किसी अलौकिक या भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन ये सब मेरे दिमाग से बाहर की बातें लगने लगी। अगले दिन सुबह मैंने तय किया कि अपने पड़ोसी के केबिन तक जाकर पूछूंगा कि उन्होंने भी कुछ अजीब महसूस किया है या नहीं। मैंने पत्नी से कहा कि बच्चों को घर में ही रखना और सब ताले अच्छी तरह बंद कर देना। फिर मैं पगडंडी पर निकल पड़ा। पहला 1 मील तो मैं बस ये सोचता रहा कि इन सब घटनाओं की कोई तर्क संगत वजह हो सकती है या नहीं, लेकिन जितना सोचता डर उतना बढ़ता। पड़ोसी के केबिन के आधे रास्ते पर ही एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। तभी अचानक पीछे पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा, वही हिरण इस बार ठीक रास्ते पर खड़ा था, मुझसे मुश्किल से 15 से 20 फुट की दूरी पर। उसकी आंखों में झांकते ही पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों की पुतलियों के चारों तरफ सफेदी थी और उसकी पुतलियां इंसानों जैसी छोटी और गहरी लग रही थीं। मैंने मुड़कर भागना शुरू कर दिया और लगभग रोते हुए पड़ोसी के केबिन तक पहुंच गया। खुशकिस्मती से पड़ोसी घर पर था। उसने मुझे बैठाकर संभालने की कोशिश की। उसकी आंखों में चिंता तो थी, लेकिन किसी अलग तरह की, जैसे वह कुछ और जानता हो। मैंने जब उसे सब बताया तो वह जरा भी हैरान नहीं हुआ। उसके केबिन में बैठते हुए उसने मुझसे नवाहो कबीले की स्किनवॉकर्स की मान्यताओं के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा कि ये प्राणी तभी सामने आते हैं जब उन्हें किसी से कुछ चाहिए होता है। वह बोला कि अगर तुमने उन्हें परेशान किया हो या उनके रास्ते में आ गए हो, तभी वे सामने आते हैं। इस बारे में बात करना जैसे उसे सुकून दे रहा था, लेकिन मेरे लिए यह और भी डरावना हो गया। मैं थोड़ी देर बाद ही वहां से लौट आया और खुशकिस्मती से रास्ते में कुछ नहीं हुआ। अगले कुछ हफ्तों तक मैं मुश्किल से ही सो पाता था और लगातार अजीब सी घबराहट और शक ने मुझे घेर रखा था। मगर समय बीतने के साथ जब कुछ और नहीं हुआ तो मैं धीरे धीरे सामान्य होने लगा,
लेकिन वह शांत और सुखी जिंदगी जो मैं कभी इस केबिन में जी रहा था मुझसे छिन गई थी और मैं कभी भी उस डर से पूरी तरह उभर नहीं पाया। आखिरकार हमने अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने के लिए कस्बे के पास शिफ्ट करने का फैसला किया। इन घटनाओं को हुए अब लगभग 15 साल हो चुके हैं। मैंने कभी अपनी पत्नी या बच्चों को यह नहीं बताया कि उस पगडंडी पर मैंने क्या देखा था या पड़ोसी ने मुझे क्या बताया था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे भीतर की कोई आवाज उन्हें इससे दूर रखने के लिए कहती रही। शायद यही वजह है कि मैं अब यह लिख रहा हूं और साझा कर रहा हूं, क्योंकि इतने सालों तक यह सब अपने अंदर दबाए रखना मुश्किल हो गया था।